हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिस पर आज मैं रिकेप करने वाला हूं व्हाट इफ की सीरीज के एपिसोड नंबर 1 को। याद रहे ये बस एक रिकेप वीडियो है जिसमें मैं आपको पहले एपिसोड में क्या हुआ है व्हाट इफ के वही सारी की सारी डिटेल दूंगा, जिसमें अब आपके टाइम को और भी ज्यादा ना वेस्ट करते हुए चलिए सीधे बढ़ते हैं उन सारी की सारी डिटेल्स पर, यानी कि रिकेप पर। लेकिन उससे पहले बनती है एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो एपिसोड नंबर 1 की शुरुआत होती है वॉचर्स के नरेशन से, जिनका काम यूनिवर्स में क्या हो रहा है उसी पर नजर रखने का है, वो भी बिना किसी इंटरफेरेंस के। और इस कहानी में हम उसी वॉचर्स को अपने अल्टरनेट वर्जन की रियलिटी को एक्सप्लेन करते हुए सुनते हैं, जिसकी शुरुआत तो पहले एमसीयू के यूनिवर्स के फेज 1 से ही की जाती है, साथ ही साथ उस वन डिसीजन से भी जिससे इस यूनिवर्स में सारा का सारा फीचर भी बदल गया। और हाँ, पूरी कहानी का नरेशन भी, जिस कहानी में हमने यानी कि कैप्टन अमेरिका फिल्म में स्टीव रॉजर को सुपर सोल्जर सीरम लेते हुए देखा था, जिसके बाद लोग उन्हें स्टीव से ज्यादा कैप्टन अमेरिका के नाम से जानने लगे। और बाकी की हिस्ट्री एमसीयू में सभी के सभी फैंस को पता है। लेकिन वही दूसरे यूनिवर्स में ये सब कुछ डिफरेंट तरीके से हो रहा था, जहाँ पर प्रिपरेशन अब भी सुपर सोल्जर सीरम की ही चल रही थी और उसके इंचार्ज डॉक्टर अब्राहम ही थे, जिनमें वही सिमिलर नाम के अलावा हॉवर्ड स्टार्क और पैगी कार्टर भी शामिल थी। लेकिन हम कहीं पर भी कर्नल फिलिप्स को देख नहीं सकते, उनकी जगह एक दूसरा ही कैरेक्टर इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर भी ये इवेंट कैप्टन अमेरिका फिल्म की ही तरह चलता है, जिसमें हाइड्रा का एजेंट आकर इंटरप्ट करता है और डॉक्टर अब्राहम और उनकी टीम को मार देता है, जिसका सामना करने के लिए स्टीव रॉजर आगे आता है और उससे भी वो शख्स गोली मारता है। जिसके बाद हॉवर्ड स्टार्क अपना डिसीजन देते हुए पैगी को स्टीव की जगह लेने के लिए कहता है, क्योंकि स्टीव घायल होता है और पैगी ऐसा ही करती है। जिसके बाद हमें इस यूनिवर्स में कैप्टन अमेरिका नहीं बल्कि कैप्टन कार्टर नजर आती है, जिसे देखकर स्टीव भी काफी ज्यादा खुशी होता है। लेकिन कर्नल को अपने $60 मिलियन की पड़ी है, जिसे इस टाइम पीरियड में एक औरत पर लगाकर वेस्ट कर दिया गया। उसके अलावा हम पैगी कार्टर और कर्नल के बीच में कुछ आर्ग्यू भी देखते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर यह भी नोटिस किया जा सकता है कि पैगी कार्टर के ब्लड सैंपल्स को निकालकर दूसरे सुपर सोल्जर को बनाने की प्रिपरेशन की जा रही है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया पैगी कार्टर कर्नल और उस टाइमलाइन के हिसाब से सुपर सोल्जर नहीं है, जिसका गुस्सा हम अगले ही सीन में पैगी कार्टर को निकालते हुए देखते हैं, ठीक स्टीव रॉजर की तरह, जहाँ पर उसका साथ स्टीव ही दे रहा है और उन दोनों के बीच डांस की बात भी चलती है। जिसके बाद अगले सीन में हम हाइड्रा के एजेंट्स और उनके लीडर जॉनन यानी कि रेड को देखते हैं, जो लोग टेस्राक की तलाश में नॉर्वे के फ्रेंसबर्ग नाम की जगह पर आए हैं। जिसके बाद हम वहां पर जॉनन को टेस्राक को भी ढूंढते हुए देख लेते हैं और उस शख्स को मारते हुए भी। दूसरी तरफ हॉवर्ड स्टार्क कर्नल और पैगी के साथ मिलकर उसे रोकने की प्लानिंग भी कर रहा है, खास करके तब जब वो टेस्राक बर्लिन के रास्ते में होगा। लेकिन कर्नल यहाँ पर उन्हें परमिशन नहीं देते, क्योंकि फिलहाल तो उन्हें नहीं पता कि टेस्राक चीज है क्या, जिसकी एक्सप्लेनेशन हॉवर्ड स्टार्क भी देता है कि इसकी मदद से पूरे लंदन सिटी को लाइफ टाइम के लिए पावर सप्लाई दिया जा सकता है या फिर न्यूक्लियर भी क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, कर्नल इन सभी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और जब तक कर्नल के अकॉर्डिंग जॉनन ये सारी की सारी इन्वेंशन करेगा तब तक वो लोग वॉर हार चुके होंगे। लेकिन दूसरी तरफ हॉवर्ड स्टार्क अपनी ही प्रिपरेशन कर रेडी है, जो उदास पैगी के पास पहुंचकर उसे उसका सूट और शील्ड देता है, यानी कि वो अपने मिशन पर है टेस्राक को लाने के लिए। और फिर के अगले सीन में हम उसे काफी जबरदस्त फाइटिंग करते हुए देखते हैं, जिसके बाद पलक झपककर वो टेस्राक के साथ साथ आर्मेन जोला को बंदी भी बना लेती है और सीधे कर्नल के पास जाकर अपनी पोस्ट को बढ़ाने की डिमांड भी करती है, जो डेफिनेटली उसे इस काम के बाद तो मिलेगी ही। दूसरी तरफ टेस्राक को लेकर हॉवर्ड स्टार्क अपनी ही एक्सपेरिमेंट को शुरू कर देता है, जिसमें स्टीव भी उसका साथ दे रहा है। और फिर अगले सीन में हम उन्हें अपने अगले मिशन के लिए प्रिपेयर होते हुए देखते हैं, यानी को बकी को छुड़ाने का मिशन, जहाँ उसके अलावा और भी सोल्जर्स को कैद कर रखा गया है, जो कि हाइड्रा का प्रिजन बेस है। जिसके बाद वहाँ पर फिर से डांस की बात होती है और हाँ, एक दूसरे का साथ न छोड़ने की भी। और फिर अगले सीन में हम पैगी को सीधे उस प्रिजन बेस पर भागते हुए देखते हैं, जो हाइड्रा के एक सोल्जर को मारकर उसकी बाइक लेती है और सीधे उस प्रिजन बेस में घुस जाती है, वो भी काफी धूम धड़ाका करते हुए, यानी कि कई सारे हाइड्रा के सोल्जर को मारते हुए, जहाँ से सीधे वो बकी के पास पहुँचती है और उससे उसके साथियों को उस प्रिजन से आजाद भी करवा देती है, जिसे देखकर वो सभी काफी ज्यादा हैरान भी होते हैं। उसके बाद ग्राउंड पर कई सारी टैंक्स आती है और कैप्टन कार्टर मदद की डिमांड भी करती है, जो करने के लिए वहाँ पर स्टीव रॉजर हॉवर्ड स्टार्क के बनाए गए आर्मर हाइड्रा स्टॉपर के साथ पहुँच जाता है और वो दोनों मिलकर काफी आसानी से हाइड्रा की सभी टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जहाँ फाइट करते वक्त उन दोनों के दिमाग में अब भी डांस ही चल रहा था। जिसके बाद स्टीव बाहर निकलकर अपने दोस्त बकी को भी हैरान कर देता है, जिसे देखकर बकी यही कहता है कि वो कार नहीं चला सकता, लेकिन इस वॉर की फील्ड में वो एक काफी बड़ा हाइड्रा स्टॉपर जैसा रोबोट चला रहा है। और फिर इस जीत के बाद सभी लोग पैगी कार्टर का नाम लेना शुरू कर देते हैं।
और देखते ही देखते पैगी कार्टर कैप्टन कार्टर के नाम से फेमस भी हो जाती है, जिसका पूरा का पूरा क्रेडिट कर्नल अपने क्रेडिट में डालता है, जो प्रेसिडेंट से बात करते वक्त यही कहता है कि पैगी कार्टर का नाम उसी ने सजेस्ट किया था। और उसके बाकी के सीन में हम पैगी कार्टर और स्टीव के कारनामे भी देखते हैं, जिन दोनों की जोड़ी हाइड्रा के सभी मिशन को बर्बाद किए जा रही है, जिसका गुस्सा निकालने के लिए एक कर्नल सीधे जॉनन यानी कि रेड स्कल के पास पहुंच गया है, जिसके पास किसी भी तरीके की टेक्नोलॉजी नहीं है। और इस बात से हाइड्रा वाले बहुत ही गुस्सा है, या फिर कह लो नाजी लोग, क्योंकि हाइड्रा रेड स्कल के अंडर आता है। जिस बात को सुनकर जॉनन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आता है, और दूसरी तरफ उसने अपनी अलग ही प्रिपरेशन भी कर रखी है कि वो इस वॉर को कैसे जीतेगा, क्योंकि जॉनन खुद को गॉड भी समझता है, जिसकी इस बात से नाजी का वो जनरल भी हंसता है, जिसके चलते जॉनन सीधे जाकर उस कर्नल की जान ले लेता है, ये बताते हुए अब जो चैंपियन आएगा वो उसके इशारों पर इस पूरी की पूरी जंग यानी कि दुनिया को अपने कंट्रोल में ले लेगा। और फिर हम वहाँ पर उसे उसके रेड स्कल के फॉर्म में देखते हैं, जिसने हाइड्रा की नींव रख दी है। जिसके बाद अगले सीन में हम पैगी कार्टर और स्टीव को ड्रिंक को एंजॉय करते हुए देखते हैं, जहाँ पर स्टीव कहीं ना कहीं खुद को लेकर थोड़ा चिंतित होता है कि वो अब भी काफी स्किनी है और पहले की ही तरह कमजोर। साथ ही साथ वो पैगी से वहाँ पर ये भी पूछता है कि सुपर सोल्जर सीरम लेने के बाद उसे अंदर से कैसा फील हो रहा है, जिसका जवाब पैगी यही देती है कि वो काफी नॉर्मल फील कर रही है और उसे भी ऐसा ही फील करना चाहिए, क्योंकि स्टीव भी अंदर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसका साथ अगेन वो नहीं छोड़ेगी। और जैसे ही उन दोनों के बीच एक किसिंग मोमेंट होने वाला होता है, तो हॉवर्ड बीच में आकर उन दोनों को डिस्टर्ब कर देता है, साथ ही साथ बकी भी। और फिर इसके बाद आता है फिर से उनका अगला मिशन रेड स्कल को पकड़ने का, जहाँ उन्हें इन्फो उनके इंटेलिजेंस की तरफ से एक ट्रेन की दी गई है, जिस ट्रेन से रेड स्कल और उसकी आर्मी सफर कर रही है। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद स्टीव को पता चलता है कि ये ट्रैप था, क्योंकि पूरी ट्रेन एक्सप्लोसिव से भरी हुई होती है, जिसके बाद वो सभी को ट्रेन खाली करने का ऑर्डर देता है। और देखते ही देखते वो ट्रेन ब्लास्ट होती है, बट पैगी कार्टर और उसके क्रू के मेंबर बच जाते हैं, बट स्टीव रॉजर नहीं, जिसका दुख पैगी के साथ साथ उसके दोस्तों को भी होता है। और ये दुख लेकर वो कर्नल और हॉवर्ड के साथ उनकी मीटिंग में भी होती है, जहाँ पर कर्नल स्टीव की फिक्र न करते हुए हाइड्रा स्टॉम्पर की फिक्र कर रहा है। जिसके बाद पैगी वहाँ पर स्टीव का नाम मेंशन करती है और चली जाती है, ताकि वो जाकर जोला से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सके, जो पहले तो मना करता है, लेकिन पैगी के आगे वो टिक नहीं पाता और उसे सारी की सारी इन्फो दे भी देता है कि रेड स्कल अपने सारे के सारे कामों को जंगल में बने हुए कैसल से ऑपरेट करता है, जहाँ पर उसका प्लान अब भी दुनिया को बर्बाद करने का है, यानी कि वही पोर्टल की मदद से इनफिल डायमेंशन को खोलकर दूसरी दुनिया से किसी और को बुलाने का, जो कि बेसिकली मॉन्स्टर ही होगा। और पैगी और उसके दोस्त नहीं चाहते कि हाइड्रा ऐसा कुछ करे, इसलिए इस वॉर से वो लोग भले ही नाजी को हरा ना पाए, बट हाइड्रा को तो हरा ही देंगे। जिस बात से कर्नल एग्री नहीं करता, बट उसकी कोई सुनता भी नहीं। जिस मिशन में हॉवर्ड को भी शामिल कर लिया जाता है, क्योंकि वो वहाँ जाकर साइंस के स्टाफ को संभालेगा कि जो पोर्टल खुला है उसे बंद कैसे किया जा सकता है, जिसे रेड स्कल टेस्ट्रैक की मदद से ही खोलने वाला है, जो टेस्ट्रैक रेड स्कल के पास उसी ट्रेन के इंसिडेंट्स के बाद आया है, जिसे ट्रैप कर उन लोगों ने स्टीव और उसके हाइड्रा स्टॉपर पे आर्मर को पकड़ लिया था, जिसमें टेस्ट्रैक लगे होने की वजह से उसे पावर मिल रही थी। और फिर अगले सीन में हम उन्हें हाइड्रा के उस कैसल पर अटैक करते हुए देखते हैं, जिससे वो लोग काफी आसानी से काउंटर करते हुए अपनी मंजिल तक भी पहुंच जाते हैं, जहां पर उनकी टीम दो टुकड़ों में बंटती है, ताकि जल्द से जल्द यानी कि कम समय में रेड स्कल के असल ठिकाने को ढूंढ लिया जाए, जहां से वो अपने मिशन को अंजाम दे रहा है, या फिर कहो कि दे चुका है, क्योंकि पोर्टल खुलने के बाद एक मॉन्स्टर अनलीस्ट हुआ है, जो इस दुनिया में आने के लिए बिल्कुल रेडी है। और रेड स्कल को लगता है कि वो उसका हुक्म मानेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं, और हम वहाँ पर रेड स्कल की मौत होते हुए भी देखते हैं, उसी के बुलाए गए उस मॉन्स्टर के हाथों। दूसरी तरफ बकी को उसका दोस्त स्टीव भी मिलता है, और हॉवर्ड स्टार्क का बनाया गया आर्मर भी, जिसे पावर वो लोग उसी मशीन से देकर स्टीव को उसमें बिठाते हैं, जो वहाँ से सीधे पैगी की मदद करने के लिए पहुँच जाता है, जहाँ पैगी उस मॉन्स्टर से लड़ रही है, और हॉवर्ड स्टार्क का काम उस पोर्टल को बंद करने का है, जिसे करने में हॉवर्ड कुछ हद तक कामयाब होता है, क्योंकि इस पोर्टल को रिवर्स करने के चक्कर में कैसल भी डैमेज हो रहा है, जिसे होता हुआ देख स्टीव अपने दोस्तों को बचाकर उस कैसल से सीधे बाहर ले आता है, और फिर से अंदर जाकर पैगी की मदद करना शुरू कर देता है। लेकिन इन सब के बीच उसके आर्मर की एनर्जी भी खत्म होती है, जिस कारण से वो पैगी की मदद नहीं कर पाता। और फिर क्या, पैगी खुद डिसाइड करती है उस मॉन्स्टर को उस पोर्टल में पुश करने के लिए, जिसे होता देख स्टीव अपनी आंखों से देखता है, और देखते ही देखते पैगी उस पोर्टल के अंदर चली जाती है, और वो पोर्टल भी बंद हो जाता है एक काफी बड़े एक्सप्लोसिव के साथ, जहाँ रह गया है सिर्फ और सिर्फ वो टेस्ट्रैक, जिसे देखकर स्टीव काफी ज्यादा दुखी भी होता है, क्योंकि वही डांस जिसका पूरा रेफरेंस हम इस एपिसोड में सुनते आए थे वो एक्चुअल में कभी हुआ ही नहीं।
और ये सीरीज यहाँ से सीधे टाइम जंप अवेंजर्स की टाइमलाइन में करती है, जहाँ हम देखते हैं कि पैगी उस मॉन्स्टर से जीतकर सीधे पोर्टल से बाहर आ गई है, यही सोचकर कि वो अब भी अपनी ही टाइमलाइन में है और उनकी वॉर अब भी चल रही है। जिसके बाद निक फ्यूरी हॉकाई के साथ वहाँ पर खड़े उसे यही बताता है कि वो वॉर 70 साल पहले ही जीत ली गई। जिसके बाद इस एपिसोड को खत्म वॉचर आकर करता है अपनी बातों से कि एक डिसीजन इस पूरे के पूरे यूनिवर्स की हिस्ट्री बदलने वाला था, जिसे होता देख वो अपनी आंखों से देखेगा, क्योंकि वॉचर का यही काम होता है। और फिर क्या एपिसोड नंबर 1 खत्म हो जाता है व्हाट इफ का। एमसीयू के यूनिवर्स की पहली कैप्टन अमेरिका फिल्म की स्टोरी को काफी डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन कर जिसे लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि ये पहला एपिसोड तरीके व्हाट इफ सीरीज का आपको कितना ज्यादा पसंद आया है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और अब चलिए खत्म कर देते हैं वीडियो को भी यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।